बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैंक रिकन्सिलिएशन का टॉपिक चल रहा है और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हम अपने बैंक स्टेटमेंट को अपने रिकॉर्ड के साथ मैच करते हैं तो उसमें किस तरह के कॉमन डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द मेजर काइंड ऑफ डिफरेंसेस इन बैंक रिकन्सिलिएशंस आर, कौन से हैं? अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक, उसके बाद है अनक्लियर्ड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक और अनक्रेडिट चेक पहले होते क्या हैं? अनप्रेजेंटेड चेक ऐसे चेक होते हैं कि आपने किसी पार्टी को, किसी बंदे को चेक इशू कर दिया लेकिन अभी तक उसने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, या उसने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया और वो क्लियरिंग में चला गया और आपके अकाउंट को हिट नहीं किया अभी तक, तो वो आपके लिए अनप्रेजेंटेड चेक होगा। आपने चेक इशू करके स्टेटमेंट से निकाल दिया लेकिन बैंक अकाउंट को अभी तक हिट नहीं किया हुआ, इसकी वजह से इसका डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद अनक्लियर चेक, किसी पार्टी ने आपको चेक दिया, आपने चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया लेकिन वो चेक जो है वो क्लियरिंग में चला गया और आपके अकाउंट में अभी तक बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आपने तो उसको रिकॉर्डिंग कर लिया, अपने पास रिसीव कर लिया, अपने पास उसको डेबिट कर लिया, लेकिन बैंक ने आपके अकाउंट को हिट नहीं किया। उसके बाद है डायरेक्ट डिपॉजिट, किसी पार्टी ने आपके अकाउंट में कोई अमाउंट डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दी है। जब डायरेक्ट डिपॉजिट कराई और आपके पास अभी डिपॉजिट स्लिप नहीं आई तो आपके बैलेंस बैंक में तो इंक्रीज़ हो गया लेकिन आपने अभी तक उसको अपने अकाउंट्स में हिट नहीं किया, अपने अकाउंट्स में बैलेंस नहीं बढ़ाया, तो इस वजह से इसका डिफरेंस भी आ सकता है जब तक आपको इसकी इंटीमेशन नहीं आती। उसके बाद आते हैं बैंक चार्जेस एंड अदर ड्यूटीज़। बैंक आपके ऊपर कुछ चार्जेस अप्लाई करता है। जब बैंक चार्जेस अप्लाई करता है उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के टैक्सेस या फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ भी बाज़ दफ़ा अप्लाई हो जाती हैं। तो जब आपने तो वो चीज़ें अपने पास नहीं की होती, जब आप स्टेटमेंट उगवाते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा ये चेक कोई डिसऑनर हुआ था, इसके चार्जेस हैं, इसके ऊपर एफईडी का बैंक ने अप्लाई किया हुआ है, तो फिर वो ये एक पॉइंट नज़र आता है आपको, ये भी एक डिफरेंस की वजह हो सकती है। उसके बाद अगर आपके पास ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है और बैंक ने आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, या आप क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को रिकंसाइल कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो ओवर ड्यूज़ होते हैं उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, अपनी इनकम चार्ज करता है। जो आपके पास इंटीमेशन तो तब आती है जब स्टेटमेंट आती है, जब बैंक आपको बताता है, अदरवाइज़ आपके पास वो इंटीमेशन नहीं आ रही होती लेकिन बैंक आपके अकाउंट में से वो पैसे डिडक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपका और बैंक का डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम इन या प्रॉफिट, इस्लामी बैंकिंग आपको प्रॉफिट पे कर रहे होते हैं और जो कमर्शियल बैंकिंग है वो आपको इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। और जब आप आपस में रिकंसाइल करते हैं अपने स्टेटमेंट को अपने बैंक के साथ, तो फिर आपको ये, अगर बैंक ने प्रॉफिट दिया और आपने उसके ऊपर प्रॉफिट नोट डाउन नहीं किया हुआ, आपको नहीं इन्फॉर्मेशन आई अभी तक, तो जब स्टेटमेंट आती है फिर आपको पता चलता है कि इसके ऊपर बैंक ने प्रॉफिट आपको दिया, तो आप फिर वो प्रॉफिट का डिफरेंस आ सकता है जो आप बाद में रिकंसाइल करके ऐड कर लेते हैं। इसमें बाज़ दफ़ा बल्कि अक्सर ये होता है कि प्रॉफिट के ऊपर एक बैंक टैक्स काटता है, इनकम टैक्स काटता है, तो विद होल्डिंग टैक्स का भी फ़र्क आ जाता है इसके ऊपर बैंक रिकन्सिलिएशन करते हुए ना। उसके बाद रिगार्डिंग एरर, आपने कोई एंट्री की है, अकाउंटेंट ने आपके कोई एंट्री की है वो गलत हो गई है तो उसका कोई एरर आ सकता है, डेट आगे पीछे हो सकती है, उसका कोई एरर आ सकता है। तो बैंक में भी चांसेस हैं कि बैंक से भी कोई एरर या डुप्लीकेशन हो जाए। बाज़ बैंक में जो नॉर्मल एरर देखे गए हैं वो इस तरह के होते हैं कि 50,000 था तो उसमें एक ज़ीरो कम हो गया, वो 5,000 हो गया, इस तरह की बाज़ दफ़ा चीज़ आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे भी की पंचिंग में कोई ना कोई एरर रिफ़्लेक्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन शाज़ नादर कभी है एरर, नीचे वाले दो रिकॉर्डिंग एरर आपकी तरफ से या बैंक की तरफ से एरर पॉसिबिलिटी होती है। तो ये चंद एक डिफरेंसेस थे जो अब हम बैंक रिकंसाइल करते हैं तो ये हमारे सामने आते हैं। इनको डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था कि जब आप देख रहे हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन क्या होती है और आपको पता होना चाहिए कि बैंक में कौन कौन से डिफरेंसेस आ रहे होते हैं, जब ये चीज़ें आपके जहन में होगी ना तो फिर आप जब रिकंसिलिएशन करने बैठेंगे, दो स्टेटमेंट को मैच करने बैठेंगे, तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। तो फिर आपके लिए ये अनइवन चीज़ें नहीं होंगी या अनसीन चीज़ें आपको नहीं लगेंगी, क्योंकि आपको इन चीज़ों का पहले ही अंदाज़ा है कि इस तरह के एरर आ सकते हैं कॉमनली। इंशाल्लाह इसके बाद हम
बैंक रिकन्सिलेशन करके देखेंगे प्रैक्टिकली कि बैंक रिकन्सिलेशन हम कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, यहाँ पे फिर एक दफ़ा आपको रिमाइंड करवा दूँ कि इससे पहले हमने बैंक रिकन्सिलेशन, काइंड्स ऑफ रिकन्सिलेशन क्या होती है, ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं और तीनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपने उनके बारे में रिव्यू करना है, देखना है, रिवाइज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।